let's understand this. See, अभी तक हमने देखा कि there are different types of species exist, okay, they are existing on earth. So अगर हम बात करें कि इवोल्यूशन हुआ इसलिए स्पीशीज डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्पीशीज एग्जिस्टेंस में आई, बट क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इवोल्यूशन की वजह से ऑर्गेनिज्म में प्रोग्रेस हुआ? सो कैन वी थिंक evolution is, the term evolution is similar to term progress? So that's not correct. Evolution does not mean progress, right? Let's see how. See, in an exercise of tracing of the family trees of species, we need to remember certain things. So जब हम hierarchy की बात करते हैं about species, तो उस hierarchy में हमें कुछ चीज ध्यान रखनी होती है. अभी उसमें फर्स्ट क्या है? सो फर्स्टली देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस पॉसिबल एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस. तो जब स्पीशीज का एग्जिस्टेंस होता है, जब इवोल्यूशन होता है, तब उसके हायरार्की में हर एक स्टेज पे देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस पॉसिबल. मतलब जरूरी नहीं है कि एक लेवल पे एक ही ब्रांच अवेलेबल हो. ऐसा हो सकता है कि अगर हम आइस की बात करें, आइस जैसे स्पॉट की बात करें, तो वो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिसमें आइज डेवलप नहीं होती और एक सिर्फ स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है. सो एट ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ दिस ट्रीज ऑफ स्पीशीज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज अवेलेबल. ओके, और वो एक ही ब्रांच में आ सकते हैं. नाउ सो इट्स नॉट एज इफ वन स्पीशीज इज एलिमिनेट टू गिव राइज टू न्यू वन. सो नाउ सेकंड पॉइंट, कि जरूरी नहीं है कि दूसरी स्पीशीज को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए उसकी जो प्रीवियस स्पीशीज है उसको निकल जाना पड़ता है, उसको एलिमिनेट होना पड़ता है. ऐसा कोई जरूरी नहीं. जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर ऐसा होता तो सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिजम्स रहते अर्थ पे, बाकी के रहते ही नहीं. क्योंकि व्हाट वी आर, अभी जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्या है? वो इवोल्यूशन ही तो है. तो अगर ऐसा होता कि एक इवोल्यूशन होने के बाद जो प्रीवियस वन है जिसमें से इवॉल्व हुआ है दूसरा स्पीशी, तो वो जो पुराना वाला स्पीशी है, ओल्ड वन, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. बट अगेन दैट्स नॉट ट्रू. सो a new species has emerged, but that doesn't necessarily mean that the old species will disappear. So this is second point, कि new species exist होने का मतलब ऐसा नहीं होता कि जो old species है वो disappear हो जाएगी. Now it will all depend on the environment. वो completely environment पे depend करता है, right? कि कौन सी स्पीशीज एग्जिस्ट करेगी और नहीं करेगी. नॉट कंप्लीटली ऑन एनवायरमेंट बट पार्टली ऑन एनवायरमेंट. बिकॉज हमने सर्वाइवल देखा कि अगर एनवायरमेंट के साथ आप सर्वाइव कर लेते हो तो आप एग्जिस्ट करते हो अर्थ पे. ठीक है, मतलब लाइफ एग्जिस्ट करती है. ऑल्सो इट्स नॉट एज इफ द न्यूली जनरेटेड स्पीशीज आर इन एनी वे बेटर देन द ओल्डर वन. तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि न्यू स्पीशीज का इमर्जेंस होने के लिए ओल्ड स्पीशीज को एलिमिनेट होने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एनवायरमेंट एंड एग्जिस्टेंस. सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं कि न्यू स्पीशीज का होना दैट डजंट मीन दैट न्यू स्पीशीज इज बेटर देन द ओल्डर वन. ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं. You people must have heard this sentence that human beings are most evolved creature on the earth. But if that's the case, तो फिर बैक्टीरिया जो कि बहुत ही हार्श कंडीशंस में जिंदा रह पाते हैं, like extreme cold and extreme hot, but we cannot do that. So how can we say that we humans are most evolved creature on the earth? Of course not. So it means that it's not necessary that newly generated species are in any way better than the older one. I'm saying it's not necessary.
राइट? बिकॉज इफ वी ह्यूमन बींग्स, हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और है, राइट? और अगर हम डॉग्स को कंसिडर करें तो डॉग्स की रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो डॉग्स उसके फील्ड में अच्छे से काम कर रहा है और हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम हमारी फील्ड में अच्छे से काम कर रहे हैं, राइट? बट हैविंग सेड दिस, the things which dogs can do, we can't do, and the things which we can do, dogs cannot do. So there is nothing like one species is better than the other one. It's just a matter of natural selection and genetic drift have together led to the formation of a population that can reproduce the original one. ये चीज हमने पहले भी देखी कि बेसिकली दो चीज इसमें ज्यादा काम करती है, एक तो नेचुरल सिलेक्शन जो कि नेचर करता है और एक जेनेटिक ड्रिफ्ट. वी नो व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट नाउ. सो फॉर एग्जांपल, इट्स नॉट ट्रू दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम चिंपांजीज. सो हमने भी काफी बार ये सेंटेंस देखा होगा कि ह्यूमन बीइंग्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम monkeys or chimpanzees. But now let's understand that that's not true. Rather, both human beings and chimpanzees have a common ancestor a long time ago. तो अगर जब हम बोलते हैं कि every stage of hierarchy different organisms exist करते हैं, इसका मतलब अगर हम एक ब्रांच की बात करें, let me draw it so that you understand. अगर हम एक पर्टिकुलर ब्रांच की बात करें जो कि एग्जिस्ट हुई है उसके किसी प्रीवियस एंसेस्टर से, तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है और यहाँ पे चिंपांजीज भी हो सकते हैं. सो बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड चिंपांजीज, दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर. कुछ चीजें इसमें चेंज हुई होगी जो कि ह्यूमन बीइंग बन गया होगा और कुछ चीजें नहीं चेंज हुई होगी जिसकी वजह से चिंपांजीज रहे. अगेन, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि चिंपांजीज में से हम हुए हैं या तो फिर हम अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो चिंपांजीज एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? सो दैट कॉमन एंसेस्टर, अगर हम इस कॉमन एंसेस्टर की बात करें तो ये कॉमन एंसेस्टर ऐसा भी हो सकता है दैट दिस कॉमन एंसेस्टर इज लाइकली टू हैव बीन नीदर ह्यूमन नॉर चिंपांजी. ऐसा हो सकता है कि ये जो कॉमन एंसेस्टर है वो ऑल टुगेदर कोई डिफरेंट चीज रहा हो, कोई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रहा हो, राइट? जिसमें इवोल्यूशन होने की वजह से कुछ चीजें चेंज हुई तो ह्यूमन बीइंग बन गए और कुछ चीजें चेंज हुई या नहीं चेंज हुई तो चिंपांजीज रह गए, राइट? नाउ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेपरेशन फ्रॉम द एंसेस्टर इज लाइकली टू हैव रिजल्टेड इन मॉडर्न चिंपांजीज एंड ह्यूमन बीइंग्स. दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, कि कुछ चीजें ऐसी चेंज हुई होगी जो कि मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स को बनाने में काम कर गई और कुछ चीजें चिंपांजीज रह गई. सॉरी. So we can say that the two resultant species have probably evolved in their own separate ways to give rise to the current forms. So on a funny note, we can say that human beings and chimpanzees, they are, हम उसको cousin कह सकते हैं, but हम उनको uncle नहीं कह सकते क्योंकि हम उनमें से evolve नहीं हुए. In fact, हम साथ साथ में evolve हुए, right? So ये हुआ आपका first point. So with this we are coming to the last paragraph of this topic. It says that there is no real progress in the idea of evolution. जो चीज हमने अभी देखी थोड़ी देर पहले कि evolution का मतलब ये नहीं होता कि progress हुआ है, मतलब इसको हमें misunderstand नहीं करना चाहिए. Evolution is simply the generation of diversity and the shaping of the diversity by the environmental selection. It's just that कोई organism survive कर गए with the environmental situation and उन्होंने अपने organs different तरह से use किए और इसलिए उनमें evolution हुआ. और कुछ organisms थे उनको, जैसे हम feathers की बात करें, हम wings की बात करें, तो birds जो थे उन्होंने wings उड़ने के लिए use किए और same kind of thing हमने उसको grasp करने के लिए use किए.
तो बिकॉज हमने यूज डिफरेंट डिफरेंट तरह से किए, बर्ड्स दे कैन फ्लाई, बट विद द हेल्प ऑफ हैंड्स वी कैन नॉट फ्लाई. सो इट्स जस्ट अ मैटर of environmental selection. The only progressive trend in evolution is that more and more complex body designs have emerged. So progress किसको कहेंगे हम? So एक ही चीज है जिसको हम progress कह सकते हैं कि more and more complex body designs existence में आई. जब हमने 9th में चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा था कि सेल में से कैसे टिश्यूज जनरेट हुए, कैसे टिश्यूज में से ऑर्गन्स जनरेट हुए, कैसे ऑर्गन में से ऑर्गन सिस्टम बनी और कैसे ऑर्गन सिस्टम में से पूरी कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन बनी. तो इसको हम प्रोग्रेस कह सकते हैं. प्रोग्रेस में ये भी एक चीज आती है कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे उनके लिए हर एक चीज एक ही सेल करता था, जबकि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हर एक काम के लिए अलग अलग है. दैट इज डिविजन ऑफ वर्क. ये भी चीज हमने जब सेल चैप्टर पढ़ा था 9th में तब हमने पढ़ा था कि डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है, राइट. सो ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है और उसको हम प्रोग्रेस की कैटेगरी में रख सकते हैं. हाउएवर अगेन इट्स नॉट एज इफ द ओल्ड डिजाइन्स आर इनएफिशिएंट. अगेन हैविंग सेड दिस, दैट डजंट मीन कि हम जो हैं, जो मोस्ट इवॉल्व्ड क्रीचर कहलाते हैं, वो किसी भी तरह से बहुत ही एफिशिएंट है और जो दूसरे क्रीचर हैं जैसे यूनिसेल्युलर समझो, वो इनएफिशिएंट है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने बैक्टीरिया का एग्जांपल आपको दिया था जो कि बहुत ही हार्श कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं, जबकि हम नहीं कर पाते सरवाइव, राइट. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो ओल्डर डिजाइन्स हैं वो इनएफिशिएंट है इन एनी विच वे एंड वी ह्यूमंस आर मोस्ट एफिशिएंट. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. So many of the older and simpler designs still survive. इसका मतलब कि वो efficient है, right? Fish can survive in water. We cannot survive in water. So fish is efficient for the water, for the aquatic life, and we are efficient to live in this life. That is in the air. In fact, one of the simplest life form, bacteria, inhabit the most inhospitable habitats like hot spring, deep sea thermal vents and the ice in Antarctica. मतलब किसी भी चीज में बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं. ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट द पिनैकल ऑफ इवोल्यूशन. तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ह्यूमन बीइंग्स आर द पिनैकल ऑफ इवोल्यूशन, बट simply yet another species in the teeming spectrum of evolving life. So we are just another species, nothing else, right? So अगर किसी को वो आजकल जिस तरह से ह्यूमन बींग्स एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिस तरह से एनवायरनमेंट के साथ चैलेंज कर रहे हैं, तो उससे तो ऐसा लगता है कि ह्यूमन बींग्स को ऐसा लगता है कि दे आर द मोस्ट एफिशिएंट स्पीशीज इन दिस वर्ल्ड. बट वी शुड रिमेंबर दैट एक छोटे से वायरस ने सबको घर में बंद करके रखा है, और वो वायरस जो कि बिल्कुल भी सिंपल है, बट स्टिल वी ह्यूमंस आर लॉक्ड इनसाइड आवर होम, राइट? सो द पॉइंट इज, human beings are not the pinnacle of the evolution.